कक्षा 7 विज्ञान भाग 2 एनसीईआरटी विज्ञान है क्लास 7th का। पहला चैप्टर तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया ही है। दूसरा चैप्टर इसका हम जानेंगे इस वीडियो में, अध्याय 2 जंतुओं में पोषण, और इसमें आपको पूरा चैप्टर कवर करेंगे, समझाएंगे। उसके बाद इसी वीडियो में हम आपको इसका प्रश्न उत्तर भी बताएंगे। ठीक है, आपके क्लास का जो भी सब्जेक्ट है सभी का वीडियोस बन रहा है और बहुत का बन चुका है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना तैयारी फुल टू फुल कीजिए ताकि एग्जाम में आप भी अच्छा नंबर ला सको। लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं। देखिए, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष का क्या अर्थ हो, मतलब सीधे रूप से या घुमा फिरा के निर्भर तो पौधे पर ही रहना है, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, दोनों पौधे पर। अब जैसे कि कोई मांसाहारी व्यक्ति है तो जिस जीव को वह खाता है वो जीव कहीं ना कहीं पौधा से ही पोषण प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से सभी जीवों को अपना उत्तम स्वस्थ शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। सभी जीव को शरीर का वृद्धि विकास करने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। जंतुओं के पोषण में उनकी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। पोषक तत्व भोजन ग्रहण करने का तरीका, शरीर में उसका उपयोग शामिल है। अब पोषक तत्व क्या होता है, आप जैसे कि हम लोग चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, घी खाते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं तो उसमें प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सारी चीज़ें मौजूद रहता है जो हमारे शरीर में रह जाता है और उसी से हम जीवित रहते हैं, हमारा शरीर कार्य करता है। अब सबका अलग अलग चीज़ रहता है शरीर में। जैसे ये देखिए, ये फूल चुस्त चिड़िया है, इसका लोल देखिए, चोंच कितना बड़ा है। इसी से किसी फूल के रस को आराम से सोख करके चूस लेता है और इसी से इसका पोषण प्राप्त होता है। जैसे मधुमक्खी, भौरे, ये फूलों का रस आसानी से चूस सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। बहुत सारे जीव आप देखे होइएगा, शेर के मजबूत जबड़े और पैने दांत शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करते हैं। शेर किसी को पकड़ता है तो फाड़ देता है। तो वही अजगर सांप अपने मुंह से भी बड़े बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं। अजगर सांप जो होता है उसके मुंह से, उसका मुंह जितना बड़ा होता है उससे भी बड़ा शिकार को निगल जाता है। बताइए, तो सबका अलग अलग तरीका होता है। छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, ये सभी भोजन ग्रहण करने की विधि है। अब सभी जीव एक ही तरीका से नहीं करेगा, अलग अलग जीव का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको समझनी है, सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। मानव में पाचन, देखिए मानव में पाचन अन्य जीवों की भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करता है। मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख्य द्वारा होता है, मुंह के द्वारा हम लोग भोजन लेते हैं, फिर उसका पाचन और फिर उसका उपयोग होता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है। अब हम लोग भोजन करते हैं तो सबका सब हमारे शरीर में लग नहीं जाता है। जो इम्पोर्टेंट उपयोगी पदार्थ होते हैं वो अंदर ही रह जाते हैं, अनुपयोगी पदार्थों को हम लोग बाहर कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है, मुंह से हम लोग खाते हैं। के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा या मलद्वार तक जाती है। मुंह से ही एक नली जाता है जो नीचे तक पूरे शरीर में मलद्वार तक जाता है। इसे आहार नाल कहते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनल। तो इस लंबी नलिका के विभिन्न भाग हैं, जैसे मुख गुहिका जिसको माउथ कैविटी बोलते हैं, ग्रासिका या ग्रास नली, फूड पाइप और ऑस्फेगस, अमाशय, स्टोमक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय जिसको रेक्टम बोलते हैं, गुद्दा या मलद्वार जिसको एनस बोलते हैं। ये पूरा चैप्टर आपको 10th में दिया गया है, तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके बुक का। को समझना है, ध्यान देना है, थोड़ा सा समय इसमें लगेगा, बड़ा सा चैप्टर है। ये हमारे शरीर की आंतरिक संरचना देख लीजिए। ये हमारा मुख है, इधर से इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पाइप रहता है जो इसको ग्रासिका कहते हैं। इससे होकर भोजन यहाँ पर जाता है, ये हमारा अमाशय होता है, पेट का ये पूरा भाग होता है, ये अमाशय। अब इसी के अंदर ये जो आपको छोटा छोटा संरचना दिख रहा है, किताब निकाल कर आप सामने में देखिएगा तो पता चलेगा ये हमारी छोटी आंत है और यहाँ से जो है ये हमारी बड़ी आंत है। ये जो है ये मलाशय है और ये मलद्वार है जिसके सहायता से क्या होता है, हम मल को बाहर कर देते हैं। आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं। अब इसमें अनेक बड़ी छोटी ग्रंथियाँ जुड़ी रहती है, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्यास, जो पाचक रसों का स्राव करती है। अब ये पाचक रस क्या होता है, देखिए पाचक रस क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर इस रस से ही क्या होता है, इस शरीर में भोजन का पाचन होता है। जीवाणु मरते हैं, जो अगर हम खाना खाते हैं तो उसके साथ कुछ बैक्टीरिया भी हमारे मुंह में चली जाती है और इसी पाचक रस के कारण वो बैक्टीरिया मरता है। जटिल अवयवों, ये पाचक रस क्या करते हैं, भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने में मदद करते हैं। अब अगर आप भोजन करते हैं, चबाते हैं, तो वो जटिल होता है, शरीर उसको पचाने में असक्षम होता है। तो ये पाचक रस में क्या करते हैं, उसको सरल अवयव में बदल देते हैं।
ठीक है, सरल अवयव में बदलने का मतलब उसका पाचन हो सके उस तरीका से उसको बना देते। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा। अंतर्ग्रहण, देखिए आहार को प्राप्त और ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है, और मनुष्य में यह मुख द्वारा होता है, मुंह के द्वारा, जहाँ दांत से भोजन को चबाया जाता है। अब पाचन, भोजन के जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है। जटिल अवयव, अब आप रोटी दाल खाइए, चावल खाइए, तो उससे संश्लेषित करके जटिल अवयव को तोड़ करके उससे प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, कैल्शियम, विटामिन, ये सारी चीज़ों को बाहर निकाला जाता है शरीर में। पाचन की प्रक्रिया मुख से आरंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव मतलब एंजाइम, अनेक रासायनिक एंजाइम निकलते हैं। अवशोषण, देखिए पचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया होता है। अब जो भोजन पच जाता है तो हमारे शरीर के अंदर रसांगुल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, रक्त में उसको मिला देता है, फिर हमारा ब्लड बढ़ जाता है। स्वांगीकरण, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग। अब पचे हुए भोजन का उपयोग शरीर के वृद्धि और विकास के लिए होता है। हम लोग बढ़ते हैं, हमारा शरीर बढ़ता है। आकार, हाथ बताइए, अभी हाथ इतना बड़ा है, तो आप जब छोटे रहिए होइएगा बच्चा में, आपका हाथ बहुत छोटा हो, अभी कितना बड़ा हो गया, तो इसी भोजन के कारण ही ना बढ़ता है। ठीक है, अब है निष्क्रमण, तो अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन। अब जो भोजन नहीं पच पाता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, तो बाहर। अब देखिए मुख एवं मुख गुहिका, तो ये बात आप जान चुके हैं। अब देखिए हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कर दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाइए, तो इसीलिए ध्यान दीजिए। अब दांत और जीभ होते हैं, साथ ही लार ग्रंथि होती है। आपके मुंह देखते हुए मुंह गीला रहता है ना हमेशा, तो मुंह गीला क्यों रहता है, क्योंकि लार हमेशा, जिसको आप लोग लेर पट्टा बोलते हैं अपनी भाषा में ठेठी में, लार ग्रंथि होती है जिससे लार निकलती है। क्या निकलती है, लार निकलती है। दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़े बनाने में हमारी मदद करते हैं। दांत जबड़ों में स्थित मसूरों में अलग अलग खांचों में धंसे होते हैं। सभी दांत अलग, आगे अब उसका संरचना भी देखेंगे। हमारे दांतों के आकार और कार्य में विविधता होती है, मतलब सभी दांत एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, और उसका काम भी अलग अलग होता है। आगे जानेंगे उसके बारे में। देखिए हमारे जीवन काल में दांत के 2 सेट विकसित होते हैं। 2 सेट मतलब क्या, 2 बार दांत आता है। प्रथम सेट बचपन में ही निकल कर लगभग 8 साल की आयु तक गिर जाते हैं। 8 साल की उम्र में वो दांत क्या होते हैं, टूट जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरा सेट, प्रथम सेट के इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। प्रथम सेट के जो दांत होते हैं उसको दूध के दांत या मिल्क टिथ बोलते हैं। ये देखिए हमारे मुंह के अंदर का दांत का बताया गया है। यहाँ से ये कृंतक हुआ, ये दोनों दांत जो है रदनक आगे वाले दोनों हैं। उसके बाद इधर का जो दोनों दांत है रदनक हुआ, ये दोनों साइड का जो है अगर चवर्णक है, ये तीनों दांत जो है चवर्णक है। आगे यहाँ देखते हैं इसके क्या काम है। देखिए पुनः इसके स्थान पर अस्थायी दांत निकलते हैं। अब जो दांत 8 साल की उम्र में टूट जाते हैं तो उसके बाद फिर हमारे दांत निकलते हैं। अब ये दांत जो निकलते हैं तो जो जीवन भर रहते हैं, हालांकि वृद्ध अवस्था में इनमें से कुछ दांत गिरने भी लगते हैं। जब बूढ़ा होइएगा तो दांत अपने आप गिरने लगता है, वीकनेस, कमजोरी के कारण। देखिए दांतों के आकार और कार्य के अनुसार उन्हें निम्न भागों में बांटा गया, जैसे कृंतक, जिसको बोलते हैं इंसीजर, ये काटने का काम करता है। जैसे भोजन करते हैं ना उसको टुकड़े टुकड़े में काट देता है। रदनक, कैनिन्स बोलते हैं, ये जो है फाड़ने का काम करता है। कोई चीज़ हम खाए उसको फाड़ दिया। उसके बाद है अगर चवर्णक, जिसको प्रीमोलर बोलते हैं, ये पीसने और चबाने का काम करता है। और चवर्णक, ये भी पीसने और चबाने का, कोई चीज़ हम खाए तो उसको पीस करके महीन कर देता है, उसके बाद हम उसको चबा जाते हैं, उसके बाद लार मिलता है और हम उसको निगल जाते हैं। हमारे दांतों की ऊपरी परत, जिसे इनामल कहते हैं, ऊपरी परत जिसमें दांत लगा हुआ रहता है, हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण तथा केराटिन प्रोटीन से बना होता है। इनेमल क्या चीज़ का बना होता है, इनामल ये कठोरतम पदार्थ है, या कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण तथा केराटिन प्रोटीन, केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे लार स्रावित होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ये 10th वाला क्वेश्चन आपकी क्लास में ही पूछा जाता है, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ, 3 जोड़ी, जिनसे लार स्रावित होता है। लार भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है ताकि हम उसको निगल सकें। लार में पानी, लवण तथा चिकना म्यूकस होता है। म्यूकस जिसको हम लोग थूक बोलते हैं। ठीक है, तो भोजन का पाचन मुंह से ही उपस्थित एंजाइम एमाइलेज की सहायता से आरंभ होता है। मुंह में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, उसकी सहायता से भोजन का पाचन शुरू होता है। ठीक है, जो मंड, जिसको स्टार्च बोलते हैं, उसको शर्करा में बदल देता है। एंजाइम रासायनिक स्राव है। एंजाइम क्या है, रासायनिक स्राव है जिसमें रासायनिक चीज़ें रहती है। ठीक है, जो आहार नाल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर पाचन में मदद करते हैं। मतलब मुख में ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है।
आपको बताए थे चैप्टर बड़ा है, थोड़ा सा समय लगेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्लास में आप फर्स्ट घंटी जैसे करते होइएगा तो 40-45 मिनट का घंटी होता है, बिल्कुल उससे भी कम देर में होगा ख़त्म। देखिए, जीभ मुख के अंदर एक पेशीय अंग है। जीभ पेशीय अंग इसीलिए कि जीभ में हड्डी नहीं होता, ठीक है। जीभ आगे की ओर स्वतंत्र तथा पीछे की ओर मुख गुहिका के निचले भाग से जुड़ी। आगे की ओर स्वतंत्र मतलब आगे से हम कहीं भी निकाल सकते हैं, अभी आप जीभ बाहर निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं, या और पीछे से जुड़ा हुआ रहता है अंदर से। यह मुख का व्यस्ततम अंग है। व्यस्ततम मतलब क्या, हमेशा बिजी रहता है। अभी बोल रहे हैं तो जीभ काम कर रहा होगा, खाइएगा तो भी काम करेगा, हमेशा ये काम करते रहता है। जीभ मुख में भोजन को इधर उधर करने और लार मिलाने तथा भोजन निगलने में मदद करती है। जीभ का क्या काम है, भोजन को मुख में इधर से उधर, लार को भोजन में मिला दिया और उस भोजन को निगलने में मदद करता है, ठीक है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, जिसको टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। स्वाद कलिकाएं, आप जीभ के थोड़ा अंदर उंगली रखिएगा तो वहाँ पर छोटा छोटा जो है ना फुसरी के टाइप का, मतलब उबर खावर जगह होगा, घाव जिसको कहते हैं, घाव की तरह रहता है। हाथ पर जैसे फुंसी आता है ना, फुंसी जैसे यहाँ पर फुंसी ऐसे काट दीजिएगा तो फुंसी आता है, उसी प्रकार से रहता है वो स्वाद कलिकाएं, ठीक है, जिनकी मदद से हम चीज़ों का स्वाद लेते हैं कि खट्टा है या मीठा है या कड़वा है। स्वाद कलिकाएं जीभ के अलग अलग हिस्से में होती है। स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कहाँ पर जो है खट्टा लगता है, कड़वापन या मीठा, जीभ के किस भाग पर हम उसको अनुभव कर सकते हैं, या प्रयोग करके, यहाँ पर बताया गया प्रयोग करके आप जान सकते हैं, ठीक है। देखिए, दांत सुरक्षा स्वस्थ का आधार। अब एक बात बताइए, दांत है, साफ सफाई नहीं रखेंगे टूट जाएगा, तो दांतों की सही देखभाल और साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। हमें सुबह तथा रात में सोने से पहले अपने दांतों को दातुन या ब्रश से ज़रूर साफ करना चाहिए। दातुन करते समय दातुन तथा हाथ की उंगलियों से मसूरों को अवश्य मलना चाहिए, ऐसे ऐसे करके मसूरों को। इससे मसूरों में रक्त संचार बढ़ता है, जिसको इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। रक्त इधर उधर होगा तो जिससे क्या होता है, तथा दांत मजबूत होते हैं। इससे दांत मजबूत होते हैं। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करना चाहिए, जिसको हम लोग कुल्ला बोलते हैं। कुल्ला करने का मतलब मुंह में पानी भरिए और आगे ऐसे ऐसे करके, ताकि दांत में फंसे चीज़ बाहर निकल जाए। अच्छी तरह दांतों की सफाई नहीं करने या अधिक चॉकलेट, मीठी चीज़ें, ठंडे पेय पदार्थ आदि खाने पीने से दांतों पर बुरा। अब यहाँ पर समझिए, ठंडा पेय पदार्थ जैसे कि आप लोग स्प्राइट हुआ, माजा हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि सारी चीज़ें जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, तो ये अधिक उपयोग करने से, अधिक यानी नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट हुआ, मीठे पदार्थ, तो ये दांतों पर बुरा प्रभाव डालता है। ये चीज़ें दांतों के बीच फंसे अन्य कणों से चिपक जाती है। आप दांत के बीच में हमेशा कण चिपक, खाना खाइएगा चिपक जाता है, तथा उन पर एक परत बना लेती है। इसके कारण जीवाणुओं को पनपने, उस पर जीवाणु पैदा हो जाता है और बढ़ने का मौका मिलता है। ये जीवाणु दांतों में फंसे अन्न, कण और शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं, जो दांतों की ऊपरी परत बोलते हैं इनामेल को, तो इनामेल को क्षति पहुंचाते हैं तथा दांतों के बीच छेद बना देते हैं। अब छेद बना देगा तो मसूरों से रक्त और मवाद आने लगता है, मुख से दुर्गंध मतलब महकने लगता है, गंदा आने लगती है, धीरे धीरे दांत कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हम बहुत सी चीज़ों को खाने से वंचित रह जाते हैं। तो सोच लीजिए, आप अभी दंत मंजन बिकता है तो आप सुने होइएगा, टूट गया दांत तो हलवा खाना भी दुश्वार है। तो दांत साफ सफाई रखिए, क्योंकि दांत ही नहीं रहेगा तो सही से आप बोल भी नहीं पाइएगा। दांत की सहायता से ही बोल पाते हैं। जैसे अभी तथ्थों पढ़िए तो दांत की सहायता से, तरबूज बोलिए दांत की सहायता से, दांत नहीं रहेगा तो तरबूज को भी आप नहीं बोल पाइएगा। बोलने में कठिनाई, खाने में भी कठिनाई। आते हैं चैप्टर में, अगला है भोजन नली, जिसको ग्रासिका भी बोलते हैं, इंग्लिश में फूड पाइप या वेसोफेगस। देखिए, भोजन नली लंबी पतली मांसल संरचना होती है, लंबी होती है। आप गर्दन पर हाथ रखिए, लंबी है कि नहीं है, पतली, अंदर में पाइप की तरह और मांस से ही बना हुआ, ठीक है, हड्डी बहुत कम होता है इसमें, जो मुख गुहिका को अमाशय से जोड़ती है, जो मुंह को हमारे पेट से जोड़ती है। मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रासिका में जाता है, गला में, और ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुंचन होता है। संकुंचन मतलब क्या हुआ, जैसे कोई चीज़ फंस जाता है ऐसे 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 पचकना फूलना, ठीक है, इसको संकुंचन कहते हैं। संकुंचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ अमाशय तक चला जाता है। और कभी कभार आप खाते होइएगा तो क्या होता है, फंस जाता है तो हम लोग पानी पीते हैं तो फिर नीचे जाता है। तो कम कम खाइएगा तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा। कभी कभार खाने के बाद वमन, जिसको आप लोग उल्टी बोलते हैं, इंग्लिश में वोमिटिंग, क्या वोमिटिंग, उल्टी को वोमिटिंग, उल्टी हो जाती है। भोजन अमाशय तक नहीं पहुंचता, मतलब अमाशय तक नहीं पहुंचता है, या अमाशय द्वारा उस भोजन को स्वीकार नहीं किया। अमाशय कहता है कि हम इस भोजन को नहीं लेंगे, अर्थात भोजन की दिशा बदल जाती है और इसी कारण से उल्टी, इसे उल्टी भी कहा जाता है, क्योंकि उल्टा बाहर निकल जाता है। देखिए,
ये इसके होने का जो स्थिति होती है ये तब आती है जब हम अत्यधिक भोजन कर लेते हैं या हमारा तबीयत खराब हो और हम फिर खाते जाते हैं, तो इस स्थिति में होता है। अब है अमाशय, जिसको स्टोमक बोलते हैं। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। देखिए 10th का क्वेश्चन है, इसीलिए हम इस पर विस्तार से बता रहे हैं। यह मोटी दीवार वाली थैलीनुमा मांसल संरचना है जो चपटी और यू आकार की है। इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है। अमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इंग्लिश संकेत में HCl अम्ल बोलते हैं। अब देखिए श्लेष्मा, जिसको लार या थूक बोल सकते हैं, अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। आंतरिक अमाशय की जो अंदर में जो स्तर होती है उसको सुरक्षा देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अच्छा आप भोजन करते हैं, अब कुछ ऐसी पदार्थों को भी खा जाते हैं जो अंदर जाके घाव उत्पन्न कर सके, ऐसे ससरते हुए जाए उसको छील दे, तो ये श्लेष्मा मुलायम रहने के कारण उसको छीलने नहीं देता है। मतलब उस चीज़ को आपके शरीर को जो है, आपके शरीर के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कुल मिलाकर के। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है। इससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों में तोड़ देता है। अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। अमीनो अम्ल एक प्रकार का सरल पदार्थ है। अब खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा बचा है। अब अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। देखिए अब छोटी आंत में भोजन आता है अमाशय के बाद। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित रचना है। इसमें यकृत, अग्न्यास तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव होता है। यकृत, अग्न्यास इसी की दीवार से स्राव होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर है। एग्जाम में ये बात पूछा जा सकता है। यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। अब देखिए गहरे लाल भूरे रंग की यकृत, गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, यह अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है और पीतरस, जिसको बाइल जूस बोलते हैं, पीतरस का स्त्राव करती है, जो एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्ताशय, जहाँ से पित्त निकलता है। पितरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो वसा अब क्या होता है, आप रसगुल्ला खाइए, प्रोटीन एक प्रकार का वसा होता है। तिलहन चीज में अधिकतर वसा पाया जाता है। ठीक है, अब है अग्न्यास से प्राप्त स्राव। अग्न्यास हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित अग्न्यासिक रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूपों में बदल देता है। अब वसा, प्रोटीन उसको सरल रूप में बदल देता है ताकि हम आसानी से उसका पाचन कर सके। छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्राव। देखिए छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता। अब आंशिक रूप से जो भोजन पचा हुआ है उसको पूरा पचाता है छोटी आंत। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, ग्लूकोज में प्रोटीन, अमीनो अम्ल में तथा ग्लूकोज क्या होता है, शर्करा ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, और वसा जो है वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। अब इसका पाचन हुआ। अब छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण। देखिए ये छोटी आंत में रसांगुल हुआ, उंगली के जैसा संरचना, इसको रसांगुल बोलते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति, जिसको भित्ति मतलब वह दीवार, से होता है। आंतरिक भाग में उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दीर्घ रोम, रसांगुल कहते हैं, या दूसरा नाम है रसांगुल कहते हैं। ठीक है, दीर्घ रोम पचे भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देता है। आप पचा हुआ भोजन के अवशोषण के लिए क्षेत्र को बढ़ा मतलब फैला देता है। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला हुआ था। छोटे छोटे ब्लड, जिसको खून बोलते हैं, रुधिर बहने वाले वाहिकाओं का जाल होता है। अवशोषित भोजन इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जहां अनेक जटिल पदार्थों के बनने में उनका उपयोग होता है। अब उसी नली से होकर खून शरीर के अन्य भाग में पहुंचता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। समझ गए स्वांगीकरण। देखिए आगे है शोषण। शोषण के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। अब हम लोग सांस लेते हैं तो इसका क्या फायदा है, सांस नहीं लेंगे तो क्या नुकसान होगा। हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में, शरीर की कोशिका में जो ग्लूकोज है वो विघटित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल होता उत्पन्न होता है और उसी में ऊर्जा मुक्त होती है, तब हम कोई कार्य कर पाते हैं। और भोजन का बिना पचा भाग या जिसका अवशोषण नहीं होता है वह बड़ी आंत में चला जाता है। अब बड़ी आंत का क्या काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए बड़ी आंत तो छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों को अवशोषित, लवण मतलब हुआ नमक एक प्रकार का, और बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ
अर्धठोस जो नहीं पच पाता है। अब आप बताइए, अगर आप मान लेते हैं अभी जूस पीते होइएगा, जूस पीते होइएगा, जैसे कि संतरा का जूस, तो संतरा देखते होइएगा रस निकलने के बाद बाहर में कुछ सिट्ठी बचता है। अगर उसी संतरा को हम खा लेते हैं तो अंदर में उसी प्रकार से अवशिष्ट पदार्थ बचता है, जिसको अर्धठोस भी बोलते हैं। अब वही अर्धठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, अंदर में मलाशय होता है, इसको इंग्लिश में रेक्टम बोलते हैं, जहाँ से समय समय पर गुर्दा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन बोलते हैं, इंग्लिश में इजेक्शन बोल सकते हैं। अब ये तो मनुष्य में था, समझ लीजिए। अब घास चरने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, पूरा विस्तार से हम आपको बताए हैं। देखिए, तो आपके आसपास घास खाने वाले अनेक जंतु होंगे, जैसे गाय, भैंस, बकरी। हम घास पचा नहीं सकते, हम लोग, ठीक है, मनुष्य नहीं पचा सकता। पौधों से प्राप्त अधिकांश पोषकों में सेलुलोज की प्रधानता होती है। अब घास में भी सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कम सम पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मानव सहित बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, बहुत से जंतु में सेलुलोज पच नहीं पाता है। घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। इनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बटा होता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है, जिसे रुमेन कहा जाता है। निगला हुआ घास प्रथम आमाशय रुमेन में इकट्ठा होता है। आप लोग देखते हुइएगा, घास खाने वाला जंतु क्या होता है, खाते वक्त चबाता नहीं है, खाते खाते निगलते जाता है और बाद में बैठने के बाद फिर उसको चबाता है। तो उस समय भोजन रुमेन में इकट्ठा होता है। यह भोजन का आंशिक पाचन होता है, हल्का फल्का। इसे जुगाल या कड कहते हैं। नहीं कहते हैं गाय जुगाल ही कर रहा है, वही जुगाल। अब समझते होइएगा, और इसी में देखिए आप लोग को बताते हैं, ये देखिए गाय है, ये खा रहा है, रुमेन यहाँ पर है और यहाँ पर अंधनाल है। बहुत से घास खाने वाले जंतु चरते समय जल्दी जल्दी घास काटकर निगल जाते हैं। हमारी तरह खाना खाते समय ये भोजन पूरी तरह नहीं चबाते हैं, ठीक है। हम लोग चबा चबा कर खाते हैं और गाय भैंस नहीं खाता। निगले हुए खाने को जुगाल ये पुनः मुंह में लाते हैं और फिर चबाते रहते हैं। आपने यह देखा होगा कि जब ये खा नहीं रहे होते, मतलब जब आराम करता है, तब भी उसका मुंह चलता रहता है। तो इस प्रक्रिया को जुगाली या पागुर कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में रूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। इन जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है, और ये जीवाणु जो होते हैं रुमेन में पाए जाते हैं। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत और वहां से बड़ी आंत में जाता है। छोटी तथा बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। अभी अंधनाल के बारे में पढ़े थे, यही अंधनाल, ठीक है। अंधनाल में भी कुछ जीवाणु होते हैं। मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है और उसमें जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं, अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। मनुष्य के पाचन संस्थान में सेलुलोज रेशेदार के रूप में रह जाते हैं। अब चलिए, रेशेदार के रूप में रह जाता है और पचता नहीं है। आगे देखिए, बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, अभी आप पढ़ चुके हैं पीछे भी। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ अर्धठोस अवस्था में मलाशय में जाता है और समय समय गुर्दा के द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन। तो निष्कासन मनुष्य और जीव जंतु में सेम होता है, लेकिन पचने का अलग अलग दोनों में सिस्टम है। अब है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव, बहुत छोटा है, आंखों से आप देख नहीं सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं, और ये आपके बुक का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। देखिए, अमीबा में पोषण। अब देखिए, हम लोग जानेंगे अमीबा के बारे में। जो आप चित्र देख रहे हैं, ये अमीबा का चित्र है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते, देखिए, अभी आपने मनुष्य और घास खाने वाले जंतुओं के बारे में जाना, लेकिन बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें पाचन तंत्र तो दूर, मुख भी नहीं होता। मतलब पाचन तंत्र आप समझते होइएगा, मुंह भी खाने के लिए नहीं होता है उसमें। तो वो किस प्रकार से भोजन करते हैं? देखिए, जल स्रोत, तालाब, झील, नम मिट्टी में पाए जाने वाले अमीबा ऐसा ही एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है तो हम लोग आँख से देख ही नहीं पाएंगे। इसमें भोजन अंतर्ग्रहण और पाचन का तरीका अत्यंत रोचक है। इसके कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसमें केंद्रक तथा धानियाँ होती है। अमीबा की विशेषता है कि वह लगातार अपनी आकार और स्थिति बदलता रहता है, एक रूप में नहीं रहता, हरदम बदल देता है। इसमें एक या अधिक उंगली जैसे उभार निकलते रहते हैं, जिसे पादाभ कहते हैं, या इसको कृत्रिम पाँव बोल सकते हो, पैर। ये अमीबा की गति करने तथा भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। अमीबा का आहार सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जीवाणु, कवक आदि होते हैं। जब यह भोजन के संपर्क में आता है, मतलब भोजन को देखता है, यह भोजन इसके आसपास होता है, तब यह अपने पादाभों को विकसित कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, भोजन को घेर लेता है। दोनों ओर से विकसित पादाभ आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और भोजन इस प्रकार बने खाद्यान्नों में बंद होकर अमीबा की कोशिका के अंदर चला जाता है।
आप इसको सुने, समझते हैं इसको। देखिए ये अमीबा है, ये भोजन है। अमीबा अभी देखिए आकार कैसा है, इस भोजन को देखा। अब ये अमीबा क्या करता है, इस भोजन को देखने के बाद देखिए अपना आकार धीरे धीरे बढ़ा रहा है। यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर बगल में यहाँ भोजन था, इसके बगल में आ गया। अब भोजन को देखिए चारों तरफ से घेर लिया, अब भोजन इसके शरीर के अंदर चला। तो इस प्रकार से अमीबा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा के अंदर ही चला जाता है भोजन, और इस प्रकार से आगे देखिए क्या होता है। तो पाचक रस का स्राव होता है, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जो अमीबा की वृद्धि, रख रखाव, उसकी संख्या में वृद्धि में मदद करता है। और बिना पचा हुआ भोजन अपशिष्ट पदार्थ खाद्यान्य होकर कोशिका द्वारा बाहर निकलता है। और सभी जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। तो हमने पूरा चैप्टर को समझा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्या है, यकृत। अब है मनुष्य में भोजन का पाचन डैश से शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है, होकर डैश में पूरा होता है, मुख से शुरू होकर बड़ी आंत में पूरा होता है। सब आप लिखते जाइए। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का, पढ़े हैं आपको ध्यान, ये चीज़ रहना चाहिए। स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करता है। अगला है मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण क्या है, तो पोषण के मुख्य चरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बताया गया है मनुष्य में। मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण, यहाँ मानव में पोषण के विभिन्न चरण क्या है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्क्रमण, सबके बारे में हमने आपको बताया है, तो ये इसमें भर दीजिएगा। अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से पकड़ता है, सहायता से ग्रहण करता है। तो अमीबा अपनी भोजन को खाद्यदानी की सहायता से ग्रहण करता है। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है, सही विकल्प का चिन्ह लगे, कुतरने में सहायता करने वाला दांत, तो किरणतक। ठीक है, दूसरा है लार, जिसको मंड बोलते हैं। लार जो होता है मंड को बदल देता है, कौन सी में, ग्लूकोज में। मंड को लार जो होता है ग्लूकोज में बदल देता है। आगे बढ़िए, सी नंबर में पित्त रस का स्राव करता है, यकृत। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है, छोटी आंत में। उसके बाद देखिए जल का अवशोषण मुख्यतः होता है, बड़ी आंत में। ठीक है, सत्य और सत्य है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, तो ये बात सही है, हो जाएगा सत्य। पित्त रस से प्रोटीन का पाचन होता है, तो ये बात भी सत्य है। वसा प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ होता है, तो ये बात गलत है, ये हो जाएगा असत्य। जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाता है, तो ये भी सत्य होगा। छोटी आंत में श्लेष्मा स्रावित होती है, तो ये भी बात सत्य है। ठीक है, अब है मिलान करना। देखिए कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल जाता है। पित्त रस जो होता है पित्ताशय से स्रावित होता है, और लार जो होता है लार ग्रंथि से। सबका लगा हुआ है, आप ऐसे करके लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक, ऐसे ठीक है। अब 5 नंबर में आते हैं, आगे है आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य, भोजन का चबाना मुख गुहिका में होता है। किसमें होता है भोजन का चबाना, मुख गुहिका में। जीवाणु नष्ट होना, तो ये हमारे पेट के अंदर होता है, अमाशय में या उदर लिख सकते हैं। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में। मल का निकास, तो मल का निकास होता है बड़ी आंत में। ठीक है, एक शब्द में उत्तर देना है। मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ इनेमल होता है। आप पढ़ी होइएगा, दांत का ऊपरी परत जो है। पचे हुए भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी रचनाएं क्या कहलाती है, तो उंगली जैसी रचनाएं रसांगुल कहलाती है, रसांगुल। घास खाने वाले जंतु में सेलुलोज का पाचन का स्थान क्या है, तो सेलुलोज का पाचन का स्थान तो हो जाएगा अंधनाल। क्या हो जाएगा, अंधनाल। अमीबा में भोजन का पाचन का स्थान, अमीबा में भोजन का पाचन का स्थान हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है खाद्यान्नी, खाद्यान्नी में होता है। ठीक है, सारा प्रश्न आपके बुक में ही है, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। खाद्यान्नी में भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया डैश कहलाती है, तो हो जाएगा पोषण। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कारण बताइए।
और ये 3 प्रश्न, ये 4 प्रश्न। इसका भी उत्तर चलिए जानते हैं। तो 7वां प्रश्न है, कारण बताइए मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो इसका कारण होगा मनुष्य में सेलुलोज का पाचन इस कारण नहीं होता है क्योंकि इसके आहार नाल में उन जीवाणुओं का अभाव होता है जो सेलुलोज को पचाते हैं। ये जीवाणु केवल पशुओं के आहार नाल में होते हैं, इसीलिए जानवर इसको पचा देते हैं। अमीबा के खाद्यान्नी में भोजन का पाचन होता है, इसका कारण क्या होगा? उत्तर होगा अमीबा के खाद्यान्नी में भोजन का पाचन इसलिए होता है क्योंकि उसमें खाद्यान्नी के अतिरिक्त कोई पाचन तंत्र नहीं होता है। आपका सी नंबर में है, वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है। उत्तर होगा वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रासनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में इस कारण से नहीं जाता है क्योंकि वायु नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यह वाल्व का काम करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह बल्ब वायु नली को ढक लेता है, जिससे भोजन वायु नली में नहीं जाता है। छोटी आंत में किन ग्रंथियों के स्त्राव आते हैं? पाचन में उनकी क्या भूमिका है? इसका उत्तर होगा छोटी आंत में यकृत, अग्न्यास तथा छोटी आंत की दीवारों से स्त्राव आते हैं। भोजन में इन स्त्रावों की भूमिका है कि यकृत से निकला पीतरस वसा के पाचन में सहायता करते हैं। अग्न्यास से निकला स्त्राव अग्न्यासिक रस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया करता है तथा छोटी आंत की दीवारों से स्त्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उन्हें पूर्णतः बचा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन ग्रंथियों से निकले स्त्राव की भूमिका है कि ये सभी मिलकर भोजन को अच्छी तरह से पचा देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका 9वां प्रश्न है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, कैसे? उत्तर होगा मानव में विकसित पाचन तंत्र होता है, मतलब बड़ा होता है, जबकि अमीबा में पाचन तंत्र नहीं होता। मानव अपने भोजन को चबाता है, लेकिन अमीबा को चबाने का न तो तंत्र है और न उसे चबाने की आवश्यकता पड़ती है। अमीबा अपना भोजन पादाभ से पकड़ता है और खाद्यान्नी में उसी के द्वारा निकले स्त्राव से उसे उसी में पचा लेता है। तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है। आपका अगला प्रश्न है, मानव में पाए जाने वाले दांत तथा उनके कार्यों को लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पहला दांत जो है छेदक या कृंतक, इसको इंसीजर बोलते हैं, काटने का कार्य करता है। दूसरा है भेदक या रधनक बोलते हैं, कैनिन, जो फाड़ने का कार्य करता है। तीसरा है अग्र चबर्णक, जिसको बोलते हैं प्रीमोलर, और चबर्णक जिसको बोलते हैं मोलर। ये दोनों चबाने का कार्य करता है, भोजन को चबाता है, पीसता है ताकि हम उसे निगल पाते हैं। आपका 11 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको एक चित्र बनाना है, आपके बुक में बनाया गया है, वैसे हम यहाँ पर देखिए चित्र बना दिया गया है, सबका नाम लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से आप एक चित्र बना करके लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन 10th में भी पूछा जाता है। चलिए लाइक कर दीजिए। हमने इस वीडियो में आपको ये सारा इसका प्रश्न उत्तर बताया। ये जो दूसरा चैप्टर था इसको हमने आपको पूरा अच्छा से समझाया भी, पूरा विस्तार से। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बना, लेकिन आप अगर लास्ट तक टिके हुए हैं तो इसका मतलब आप स्टूडेंट हैं जो सच में सीखना और पढ़ना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से आप बने रहिए, आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो आपका तीसरा चैप्टर का बहुत जल्द आएगा, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।